दिल्ली के तुर्कमान गेट के अंदर एक दरगाह मौजूद है। इसी गेट के नीचे बनी कब्र में एक औरत कई सदियों से चैन की नींद सो रही है। कहते हैं अगर उसे कदम कदम पर उसके अपनों ने ही ना ठगा होता तो वो दुनिया की सबसे कामयाब सुल्तानों में शामिल हो सकती थी। वो औरत भले ही बेहद कम उम्र में चल बसी, लेकिन जमाना आज भी उसे रजिया बेगम के नाम से याद करता है। कहते हैं रजिया में सुल्तान बनने के लिए जरूरी सारी खूबियां मौजूद थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी, और वो ये कि वो एक औरत थी। मध्यकाल की उस साजिशों से भरी राजनीति में एक औरत के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी रजिया ने तो 4 बरस तक दिल्ली की सल्तनत चलाई थी, वो भी पूरी ठसक और अपनी मर्जी से। रजिया की इस कहानी को जानने के लिए हमें कई 100 साल पीछे जाना होगा। वो साल था 1235। दिसंबर का महीना चल रहा था और दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश भयानक ठंड के बावजूद हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में भटक रहा था। इल्तुतमिश खोखरों का खात्मा करने के लिए उनकी तलाश में हिमालय तक आ पहुंचा था। दरअसल खोखर एक लड़ाका जाति थी जिसने दिल्ली के सुल्तानों को रह रह कर खूब परेशान किया था। मध्यकाल के मशहूर फारसी इतिहासकार फिरिश्ता ने तो खोखर लोगों को एक बर्बर जाति कहा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि खोखरों ने दिल्ली के सुल्तानों की नाक में दम कर रखा था। खोखरों की तलाश में निकले इल्तुतमिश को बर्फीली सर्दियां रास नहीं आई। उसे जुकाम और ठंड ने ऐसा घेरा कि बूढ़े सुल्तान ने सीधे बिस्तर को पकड़ लिया। उसकी तीमारदारी में लगे लोगों ने सुल्तान को ठीक करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन किसी वैद्य की दवाई या किसी हकीम का काढ़ा उस पर अपना असर नहीं दिखा रहा था। इल्तुतमिश का जवान बेटा महमूद कुछ समय पहले ही मर चुका था और उसके बाकी बेटे अभी बच्चे ही थे। ऐसे में अपनी इतनी बड़ी सल्तनत के भविष्य को लेकर उसका फिक्रमंद होना लाजमी भी था। मगर हाँ, उसकी बेटी रजिया जरूर जवान हो गई थी, जो कि समझदार भी थी और होशियार भी। खुद सुल्तान भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रजिया में उसकी जगह तख्त पर बैठने की पूरी काबिलियत है। इल्तुतमिश को रजिया पर इतना ज्यादा भरोसा बस ऐसे ही नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने सामने रजिया को किसी योद्धा की तरह तालीम दिलवाई थी। उसे बचपन से ही घुड़सवारी करना, हथियार चलाना और निशाना लगाना सिखाया गया। कहते हैं कि तीरंदाजी और तलवारबाजी में रजिया का मुकाबला कई मर्द भी मिलकर नहीं कर पाते थे। उनतीस अप्रैल 1236 का दिन था। सुल्तान की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लगता था जैसे कि इल्तुतमिश ने अपनी आने वाली मौत की आहट सुन ली थी। उस रोज सुल्तान के पास उसका शाही हकीम दुखी मन से खड़ा था। कुछ ना कर पाने की मजबूरी उसके चेहरे पर नुमाया हो रही थी। वहीं एक तरफ वजीर आजम मुशर्रफ अल ममालिक बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ सल्तनत के वफादार माने जाने वाले 40 तुर्क अमीर खड़े थे। इन 40 अमीरों को चालीसिये कहा जाता था। सल्तनत की बड़ी बड़ी जागीरें और अहम पद इन्हीं के पास थे। 40 अमीरों की ये जमात बनाने की वजह एक ही थी। दरअसल सुल्तान को इनसे हर मुद्दे पर समर्थन मिल जाता था। ये कहने की जरूरत नहीं कि इस जमात में वो ही लोग शामिल होते थे जिन पर सुल्तान को पूरा विश्वास होता था
या जिन्हें वो अपना खास आदमी मानता था। जब उसके सारे वफादार सामने जमा हो गए तो इल्तुतमिश ने धीरे से अपनी वसीयत अपने वजीर आजम मुशर्रफ अल ममालिक को दी और फिर ये ऐलान कर दिया कि उसके बाद दिल्ली की सुल्तान उसकी बेटी रजिया होगी। जैसे कि उम्मीद थी, रजिया का नाम सुनते ही सुल्तान के वजीर और चालीसिये हैरान रह गए। तब वजीर आजम ने सुल्तान को याद दिलाया कि चंगेज खान के मरने के बाद भी दिल्ली की सल्तनत को मंगोल लुटेरों का खतरा बना हुआ है और रजिया तो बस एक नाजुक औरत है। ये साफ था कि ममालिक को रजिया बतौर सुल्तान कबूल नहीं थी, लेकिन इल्तुतमिश अपने फैसले पर अड़ा रहा। पास ही के एक कमरे में बैठी रजिया ने जब अपने पिता को आखिरी सांसें गिनते देखा तो वो उठकर उसके पास चली आई। रजिया ने उस वक्त भी अपने चेहरे पर कोई नकाब या बुर्का नहीं डाला था। उसके जिस्म पर मोतियों जैसी चमक थी, लेकिन आंखों में उदासी और चेहरे पर दुख उतर आया था। जिस प्यारे पिता ने उसे सियासत के गुर और हथियार चलाना सिखाए थे, वो बस अब हमेशा के लिए खामोश होने वाला था। अपनी बेटी को पास देखकर बूढ़े इल्तुतमिश को जैसे हिम्मत आ गई और वो सहारा लेकर अपने पलंग पर किसी तरह बैठ गया। उसने अपनी आवाज में पूरा दम लगाकर कहा, अपने सभी वफादार अमीरों और सारे वजीरों के सामने मैं अपनी बेटी रजिया को सल्तनते हिंद की मलिका मुकर्रर करता हूं। वो मेरी इकलौती वारिस है और सभी को आज से उसी का हुक्म मानना है। इतना कहकर सुल्तान ने जैसे ही रजिया के सिर पर हाथ रखा, उसकी प्यारी बेटी उसकी छाती से लगकर रोने लगी। माहौल गमगीन हो चला था। उसी दौरान चालीसियों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि वो ताउम्र रजिया के वफादार बने रहेंगे, हमेशा उसका हुक्म मानेंगे और हर कदम उसकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। ये सब देखकर वजीर आजम मुशर्रफ अल ममालिक ने भी रजिया को अपनी मलिका मान लिया था। जैसे ही सुल्तान इल्तुतमिश की सांसें रुकी, उसकी सारी बेगमें और बच्चे उसकी लाश के आसपास जमा होकर रोने लगे। रजिया खुद भी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आए आंसुओं के साथ साथ चेहरे पर चिंता की लकीरें भी घिर आई थी। सारे वजीर और अमीर शाही खानदान को अंदर छोड़कर बाहर निकल आए। सभी को बस आने वाले कल की फिक्र थी, या कहा जाए उनके मन में ये डर था कि रजिया के साथ वो कैसे निभा पाएंगे। उन साजिशों की शुरुआत बस अब होने ही वाली थी, जिनसे कदम कदम पर रजिया को टकराना था, लड़ना था और लिखना था हिंदुस्तान की तारीख पर अपना कभी ना मिटने वाला नाम, रजिया सुल्तान।